आदाब। आज की ताजा खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनाज़ा शाह। आज की ताजा खबर में सबसे अहम खबर दिल्ली में यूपी के किसानों के एहतजाज से जुड़ी है। दिल्ली में यूपी के किसान एहतजाज के लिए पहुंच रहे हैं। बकाया की अदायगी समेत मुतअद्दिद मांगों को लेकर किसान एहतजाज कर रहे हैं। नोएडा दिल्ली सरहद पर सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। दूसरी खबर महाराष्ट्र हरियाणा असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक है। आज हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तीसरी खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चौथी खबर बिहार के मुंगेर से जुड़ी हुई है, जहां गोली मारकर लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया। लड़की एक सियासी लीडर की भतीजी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पांचवी खबर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो गए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और अमेरिका मुनक्किदा प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक खबर है। अमेरिका ने ईरान के कौमी बैंक पर पाबंदियां आयद कर दी है। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब में मजीद फौजी तैनात करने का फैसला किया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में फायरिंग हुई है। एलओसी के आर पार जबरदस्त गोलाबारी का तबादला जारी है। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में फायरिंग जारी है। आपको बता दें कि एलओसी के आर पार जबरदस्त गोलाबारी का तबादला जारी है। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहे हैं? देखिए मुनीसा, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान ने बिलास्टाल फायरिंग शुरू की है शाहपुर केरनी सेक्टर में, जो पुंछ जिले में आता है। और फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। और अभी भी फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए हैं और उसमें कुछ शेल, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो पूरा एरिया है, उस कुछ शेल जो है सिविलियन आबादी में भी गिरे हैं। लेकिन अभी तक किसी जानी या माली नुकसान का कोई इतला नहीं है। लेकिन वो जो एरिया है, हमने देखा पिछले कई दिनों से शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है, उस एरिया में काफी तनाव है। लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे से हैं और वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। तो मैं मुनीज़ा आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जब से दफा 370 की मनसूखी हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिसमें पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत नहीं की जाती है, चाहे वो पुंछ जिला हो, राजौरी हो या फिर कठुआ सांबा का सेक्टर हो। कल भी हमने देखा था कि जो हीरानगर सेक्टर में एक दिन पहले जो सीज फायर वायलेशन हुआ था, और कल वहाँ जो स्कूल है जीरो लाइन पे, वो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह की शर्मिंदगी उठाना पड़ी है आलमी सतह पर, जिस तरह से उसने मसला कश्मीर उठाया था और वहाँ उसे सपोर्ट नहीं मिला है, उससे बौखला गया है पाकिस्तान। और अब उसको एक ही राह फिलहाल ये दिख रही है कि वो सीज फायर वायलेशन करे, वो ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेज दे। लेकिन जिस तरह का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिस तरह की अलर्टनेस कंट्रोल लाइन पर है, उसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ रही है। और अभी जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों में कई जगह पर एक वीडियो भी सामने आया था, जो हाजीपुर सेक्टर का आया था, जिसमें पाकिस्तान के एक फौजी भी मारा गया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर था, जो कंट्रोल लाइन के इस पार आना पड़ा, अब आना चाह रहा था, और उसके बाद वो भारत की आर्मी की गोली का शिकार हो गया और पाकिस्तान ने एक सफेद झंडा लेकर उसकी लाश को वापस ले दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी कोशिश ये कर रहा है कि कंट्रोल लाइन पे किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी पैदा की जाए, कंट्रोल लाइन पर जो लोग हैं उनके हौसलों को पस्त किया जाए, या जो आर्मी जो वहाँ पर है उसको किसी तरह चकमा देकर मिलिटेंटों को इस पार भेजने की कोशिश की जाए। लेकिन अलर्टनेस आर्मी की और बीएसएफ की इतनी है, पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम हो रही है। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा की असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र दौरे के बाद चुनाव कमीशन की जायजा मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में असेंबली की 288 जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं। हरियाणा में 1 जबकि महाराष्ट्र में 2 मरहलों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज जो है इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों की जो है चुनाव की तारीख का ऐलान जो है आज हो सकता है। 288 सीटें हैं, 2 चरणों में चुनाव होगा यहाँ पर। और अगर आज ऐलान हो जाता है तो ऐलान के तुरंत बाद जो है राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव घोषणा करने के बाद तुरंत आयोग जो को है 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 7वें दिन जो है नामांकन प्रक्रिया जो है उम्मीदवारों की शुरू होती है और नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अधिकारी जो है नामांकन प्रक्रिया भरने वालों के फॉर्म की छटनी करता है और छटनी होने के बाद यानी 2 दिन बाद जो है अपना नाम वापस जो है उम्मीदवार ले सकता है। उसके लिए 2 दिन रखे जाते हैं और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद 14 दिन जो है उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मिलते हैं और प्रचार के आखिरी दिन जब प्रचार खत्म होगा तो उसके तीसरे दिन जो है चुनाव जो है वो होता है और तीसरे दिन चुनाव होने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है चुनाव के बाद का उसमें रीपोल के लिए वो दिन रखा जाता है और उसके 3 दिन बाद जो है मतगणना होती है। ये पूरी प्रक्रिया है। अगर दोपहर को तारीखों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद इस प्रक्रिया के तहत जो है आगे राज्य में जो है कार्रवाइयां शुरू होगी और इस चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि सरगर्मी जो है बहुत तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल जो है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी ने पिछली बार 2014 के चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था तो 41 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और 40 सीटें जो है वो एनसीपी के खाते में आई थी। वहीं पिछली बार जो है 25 सालों का गठबंधन जो है बीजेपी शिवसेना का टूटा था और टूटने के बाद 122 सीटें बीजेपी के खाते में थी और 63 सीटें शिवसेना के खाते में थी। तो इस बार जो है कांग्रेस और एनसीपी ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और जो बची हुई जो 38 सीटें हैं वो सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी। वहीं अगर शिवसेना बीजेपी की बात करें तो आज या कल में यानी 1-2 दिन में जो है युति का ऐलान हो सकता है कि कितने सीटों पे जो है ये दोनों लोग लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद शिवसेना 126 पे लड़ सकती है और बीजेपी जो है 144 पे लड़ सकती है। चूंकि कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जो है एक कार्यक्रम में मुंबई आने वाले हैं तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जब दोनों ही पार्टियों की युति जो है वो नहीं हुई थी तो बीच में मध्यस्थता अमित शाह ने की थी और उन्होंने ही इस युति को करवाया था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खटपट शुरू है, माथापच्ची शुरू है, तो शायद इस माथापच्ची का अंत जो है कल हो सकता है और अमित शाह इस मामले में मध्यस्थता कर सकते हैं। वहीं एक और जो हलचल थी कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव लड़ेगी? तो कल उन्होंने अपने सभी नेताओं की और विभाग अध्यक्षों की बैठक की और ये निर्णय लिया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो फिर 3 विकल्प सामने आते हैं। क्या वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, क्योंकि कल कांग्रेस की लिस्ट जारी होने वाली थी 50 उम्मीदवारों की जो कल नहीं जारी हुई। दूसरा विकल्प यह है कि क्या वो अकेले लड़ेंगे या तीसरा विकल्प यह है कि बीजेपी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े हैं वहां अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहां राज ठाकरे की पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन ये तय हो गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनसे जो है चुनाव लड़ेगी और मनसे के चुनाव लड़ने के बाद कहीं न कहीं मराठी वोट बैंक में सेंध जरूर लगेगा और इसका नुकसान शायद कांग्रेस एनसीपी को जो है हो सकता है। तो पूरी तरीके से राजनीतिक हलचल तेज हो गई और सबकी निगाहें जो हैं 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, और अब बात करते हैं किसान रैली की। किसानों और ज़राई मजदूरों को दरपेश मसाइल को लेकर मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली कूच कर गए हैं।
गन्ने की कीमतों का अदम अदायगी, बिजली की शरहों में इजाफा समेत मुख्तलिफ मांगों को लेकर किसान ये एहतजाज कर रहे हैं। सहारनपुर से उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली यूपी सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। किसान कर्ज माफी, फसल की कीमतें किसान नुमाइंदों के सामने की तय करने, हादसे में किसान की मौत होने पर उसे शहीद का दर्जा देने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसान और जराई मजदूरों के बच्चों को तालीम और तिब्बी सहूलतें मुफ्त देने और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का एक बार समस्त कर्जा माफ करें पूरे भारत का, और पूरे भारत के किसानों को एक बार सरकार, एक बार नहीं, पूरे भारत के किसानों को बिजली मुफ्त दे। जो सिंचाई हेतु बिजली है वो बिल्कुल फ्री दे, क्योंकि हमारी फसलों के रेट गवर्नमेंट तय कर रहा है, ना कि हम तय करते हैं। जब हमारी फसल का रेट गवर्नमेंट तय कर रही है, हमें उसका अधिकार नहीं है, तो हमें फिर बिल देने का भी कोई अधिकार नहीं है ना। किसान तो परेशान है। 14 दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि भाई मुझे मेरी मेज पे आकर मुझे बताओ कि 14 दिन का भुगतान क्यों नहीं हुआ। ऐसी है बात। और ये क्या कह रहे हैं, बोला हम ले रहे, इन पर तो मिल वालों पर तो कैसे लेके देते हैं, सब माल यही मार रहे, हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई। हमारी हर वे नहीं, हमारी ये डिमांड यही है हमारी, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी। किसान अन्नदाता है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कोई विधायक सुनने वाला नहीं, हमारा कोई सांसद सुनने वाला नहीं, जिसे हम वोट देकर संसद में भेजते हैं, विधायक में भेजते हैं, कोई मंत्री बनता है। आज वो हमारे बीच में नहीं आया है, तो हम तो दुखी हैं, अपनी समस्या को लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारी समस्या रहेगी, ये हमारा धरना ऐसा ही चलता रहेगा। दिल्ली में किसान घाट पर जाएंगे, उसके लिए भी देखेंगे। अगर जो संघर्ष करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार हैं। कम से कम 15 से 20 हजार लोग हैं हम, और सब यहीं पे अपने पैदल यात्रा करेंगे। दिल्ली में हम किसान घाट जाएंगे। नोएडा सेक्टर 62 पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं तो किसान आंदोलन जो पदयात्रा पर है, नोएडा सेक्टर 69 से लेकर गाजीपुर यूपी गेट तक फिलहाल जो पैदल चल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी रोड को फिलहाल ब्लॉक किया गया है। जो किसान मजदूर संगठन है, भारतीय किसान संगठन, उसके ये तमाम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं इस रूट से। इस पूरे रास्ते को फिलहाल वन साइडेड बंद किया गया है। आप तादाद देख सकते हैं किसानों की 15 मांगे हैं, जिसको लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, कल उनके साथ इनकी बातचीत हुई, बातचीत असफल रहने के बाद इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला लिया है। इनका कहना है कि ये मांगे नहीं, अधिकार है। ऐसे में अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो इनके पास भूख हड़ताल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम जो किसान मजदूर संगठन के लोग हैं पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की जो पुलिसकर्मी है वो आगे आगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि अलग अलग संख्या में ग्रुप्स में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि इसी तरीके का प्रदर्शन पिछले साल भी सितंबर महीने में हुआ था। हालांकि वो प्रदर्शन बातचीत के बाद खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो संगठन के लोग यहां पर आए हैं उनका कहना है कि कोरे आश्वासनों से नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि सरकार जो है उनको लिखित आश्वासन दे कि उनकी तमाम मांगों को माना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुसाई के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, नोएडा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तमाम जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है। दिल्ली पुलिस से जानकारी मिल रही है कि जो यूपी से किसान हैं उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, और इसलिए यहाँ पर तमाम जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। पहले सुबह हम आपको जो नजारा दिखा रहे थे उस समय ये बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि किसानों को यहीं पर रोका जाएगा। करीबन 500 की तादाद में किसान हैं जो दिल्ली के किसान घाट पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो डिप्लॉय कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। फ्लाईओवर के नीचे का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन बुलाई गई है। यहाँ पर तमाम जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। भारी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। किसान जो हैं कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और वो दिल्ली जाना चाहते हैं। पहले जानकारी मिली थी कि उन्हें पैदल जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें पैदल भी नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए उन्हें यहीं पर रोका जाएगा और इसको लेके
यहाँ पर नोएडा पुलिस के, गाजियाबाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस से वो संपर्क कर रहे हैं। जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी तमाम जगह पे जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। जो किसान हैं वो नोएडा में इकट्ठा हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं, उसको लेकर वो दिल्ली में जाके हड़ताल करना चाहते हैं और उसको देखते हुए यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। देखना ये होगा कि किसान जब यहाँ पर आते हैं पुलिस से उनकी किस तरह की बातचीत होती है, क्या उन्हें दिल्ली जाने दिया जाएगा किसी बात को लेकर या यहाँ पे रोका जाएगा। लेकिन अभी तक जानकारी मिल रही है कि किसानों को यहाँ पर रोका जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि कोई कानून व्यवस्था है वो ना चरमराए और बल प्रयोग करने की स्थिति ना आए। इसलिए किसानों को यहाँ समझा बुझाया कि यहाँ पर रोका जाएगा और कुछ देर बाद जब किसान यहाँ पहुंचेंगे वो तस्वीरें और नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। देख रहे हैं कि हमने इंतजाम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन यूपी पुलिस के साथ है, किसानों के साथ भी बातचीत हो रही है। अभी जो हमें सूचना मिली थी कि तकरीबन 500 के आसपास हैं इनकी संख्या, तो यहाँ पे जब आएगा उनके साथ बातचीत करके जो उचित समाधान होगा वो हमारी तैयारी एडिक्वेट है, सो दैट किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। देहरादून में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 की हालत नाजुक है। रियासत के महकमे आबकारी के कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि इब्तदाई इत्तला के मुताबिक देहरादून के कोतवाली सदर थाना इलाके पथरिया पीर इलाके में कुछ लोगों ने देसी शराब पी थी जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए महकमे आबकारी के कई एहलकारों के साथ साथ मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। बिहार के मुंगेर में एफसीआई गोदाम के पास गोली मारकर एक लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया है। लड़की आरजेडी लीडर की भतीजी है जबकि लड़के की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाई प्रोफाइल केस की वजह से कोई इस मामले में कुछ बोलने से गुरेज कर रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों एक साथ मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। जानते नहीं आई थी, उसके बाद से यही थी। आपको शंका कुछ किया किसी प्रकार का? कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा किसी से कोई दुश्मनी है। सूचना मिला मतलब कि हम घर में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तो हमारे अम्मी के घर से सब रोइयो निकली, तो हम भी हड़बड़ा करके निकले। क्या बात है, जब रोना होगा तो अक्सर आदमी निकलेगा। तो बोला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो आसिफ को कोई गोली मार दिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरा मामला ऑनर किलिंग का दिखाई दे रहा है, आपको क्या कुछ तफसीलात इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? पहले इसमें एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि एसपी ने इस मामले का खुलासा किया है। एसपी का कहना है ये सुसाइड है। जो युवक था आसिफ, जो प्रेमिका थी ट्विंकल, युवक ने सबसे पहले अपनी प्रेमिका को गोली से मारा, फिर अपने आप को भी खुदकुशी कर ली। तो कहीं ना कहीं प्रेम में असफलता का मामला है। जी अरुण, क्या वजह है इसकी कि दोनों जो लड़का लड़की है सुसाइड करने पर मजबूर हुए? क्या कुछ वजूहात का पता चल पाया है? नहीं, अभी इस बात का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो उसके दोस्त थे, जो आसिफ के दोस्त थे दानिश, उसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 गोली और इन दोनों का मोबाइल भी बरामद किया है। तो उसने ही इस बात की खुलासा की है कि आसिफ जो है वो ट्विंकल से प्रेम करता था, तो शादी करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 धर्म होने की वजह से ये चीज असफल हुआ। उसके बाद इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये सुसाइड का घटना को अंजाम दिया। दोनों के अहले खाना का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी मैं बता दूं कि अभी उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये घटने को अंजाम दे देंगे। जो उनकी माँ से बात हुई उसको भी नहीं मालूम था कि वो मानती थी कि वो उसका दोस्त है, लेकिन दोनों के बीच लव का कुछ बात है, ये उनको भी नहीं मालूम था। तो अब आगे एफएसएल की टीम आएगी, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा और जो पोस्टमार्टम होगा पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि ये उसकी हत्या हुई है या सुसाइड हुई है। जी बिल्कुल अरुण, बेहद शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की।
वजीर-आजम नरेंद्र मोदी 8 दिन के अमरीकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी इतवार को टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम से खिताब करेंगे, जिसके लिए जोरों से तैयारियां की गई हैं। इस रैली में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इतवार को टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने एनआरजी स्टेडियम के बाहर से हालात का जायजा लिया। ह्यूस्टन शहर में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच एक्साइटमेंट तो देखिए अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस बारे में कतई कोई दो राय नहीं है कि हमारे पीछे जो एनआरजी स्टेडियम है, यहां पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग, अमेरिकी लोग, कुछ अमेरिकी सेनेटर्स और कुछ बहुत बड़े बड़े अमेरिका और भारत के नाम यहां पर आने वाले हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने वाला है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आएंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो शायद इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि टेक्सास अब उतना मजबूत रिपब्लिकन पार्टी के साथ नहीं है जितना शायद पहले होता था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह भी लगता है कि अगर मोदी के साथ जुड़े रहे तो जो भारतीय समुदाय का समर्थन है वो भी उनको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर गुजराती समुदाय है, बड़े लोग यहाँ पर लंदन से भी आए हुए हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री का सिंगापुर में ऐसा ही एक आयोजन किया था, वो व्यक्ति भी यहाँ पर एनआरजी स्टेडियम में है। कहीं बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम को तैयार करने में लगे हैं, तो कहीं कुछ और लोग गुजराती गरबा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुल मिला जुलाकर ह्यूस्टन में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लिए एक बहुत गर्व की घड़ी है। पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री ने लगातार ये ऐसा दावा किया है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत का जो पासपोर्ट है उसका वजन बढ़ा है। उस पासपोर्ट का वजन किस कदर बढ़ा है ये तब आपको देखने को मिलेगा जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ आएंगे। उधर न्यूयॉर्क में भले ही इमरान खान इस फेयर में लगे हों, इस फिराक में लगे हों कि किसी तरीके से कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप का एक साथ एक स्टेज पर आना अपने आप में पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका जवाब शायद पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे अकबरुद्दीन ने कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में एक बड़ा मसला रहा है और रहेगा भी। उन्होंने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की वजह से हिंदुस्तान के लोग काफी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर-आज़म इमरान खान पर भी निशाना साधा। अकबरुद्दीन से जब सवाल किया गया कि इमरान खान UNGA में कश्मीर मामले पर बात करेंगे, तो अकबरुद्दीन ने जवाब दिया, दुनिया के किसी भी लीडर को कोई भी बात करने का हक है। Terrorism has and will be a major factor in India's foreign policy orientation. That is because it affects our people in ways which very few external influences do. So terrorism will always be a factor as India engages with the world. This year has seen two very significant multilateral developments in terms of countering terrorism. You will remember, for the first time, the UN Security Council condemned a terrorist attack in India against our soldiers. In this case, it was following the Pulwama attack. After that, you are also aware that after more than a decade of trying, we were able to get the United Nations Sanctions Committee to list Masood Azhar as a designated terrorist. वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद है। हसास मकामात पर नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर से आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हमल सड़कों पर देखी जा रही है। वादी में स्कूल तो खुले हैं, ताहम तलबा गैर हाजिर हैं। उधर मौसराती निजाम के लगातार बंद रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है।